So being a player who has played international cricket for so many years and having all that experience and also watching ball to ball. अच्छा, क्रिकेट में फेवरेटिज्म बहुत कॉमन है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ग्रास रूट्स पे पाकिस्तान टीम में पहुंचने तक और वहां पर भी एट टाइम्स फेवर्स होती हैं। कुछ अर्सा पहले देखा गया कि आपको सिलेक्टर के तौर पे चूज किया गया, उसके बाद आपको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। खबरें उन्हीं लोगों की बनती है जिनको लोग जानते हो। प्लेयर्स नो डाउट हमें अच्छे से अच्छे भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ बहुत फील होती है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच में। पिछले कुछ अरसे से ऐसा है कि वी हैवंट वन मोस्टली, ज्यादा वो जीते और हम खासा नीचे गए। और वो बाबर आजम को जब कैप्टेंसी से निकाला गया, बहुत लोगों ने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाबर को किसी ने नहीं निकाला। लोगों को मौका तब मिलता है जब आपके रिजल्ट्स ना हो। इमरान खान को क्यों नहीं किसी ने हिलाया? विराट कोहली जैसे प्लेयर को उन्होंने हिलाया जब वो नई रिजल्ट्स आ रहे थे वर्ल्ड कप के। उधर के आईपीएल और यहाँ के पीएसएल में आप कौन सा मेजर डिफरेंस देखते हैं? पीएसएल एक बहुत अच्छी लीग है, पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइज होती है। जो चीज़ हमें हर्ट करती है कि उससे अगली लीग आईपीएल होती है। अच्छा, पाकिस्तान में बॉलर्स की अब खासी हमें कमी फील हो रही है कि अच्छे बैट्समैन तो मिल जाते हैं, अच्छे बॉलर्स नहीं मिलते। पाकिस्तान तो स्ट्रगल कर रहा है कि कभी आजम को खिलाते हैं, कभी इफ्तिखार को खिलाते हैं, कभी ओपनर को बीच में भेजते हैं। अच्छा, ये गनी स्टेडियम में आप करियर प्लान किस तरह देते हैं एक बच्चे को? गनी इंस्टीट्यूट किसी को सिलेक्ट नहीं करवाता, वो प्लेयर को तैयार करता है। ऐसे पढ़ाई लिखाई का और ऐसी इंटेलिजेंस का हमने क्या करना है कि जो 30 साल पढ़ने में रख गए और 10 साल बाद वैसे ही फारिग हो जाए। बचपन में भी कितने टाइम तक हम यही समझते थे कि शायद क्रिकेट ही हमारा नेशनल गेम है। हमें बहुत देर बाद समझ आई थी कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है। कसूर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का है। किसी को मालूम है कि हॉकी कितने की है एक अच्छी हॉकी? पैसे उन्हें जब कोई देगा नहीं तो तकाजे कैसे? शुएब अख्तर या शॉन टीट? शुएब अख्तर का कोई कंपैरिजन नहीं दुनिया के किसी फास्ट बॉलर के साथ। तो आप दूसरी शादी का शौक रखते हैं? इस तरह की सोच आती है, ऐसी बात तो नहीं कि सोच नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और हमारी यंग जनरेशन को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी मसरूफियत के बाद भी आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मैचेस का टाइम था, मैचेस चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, आपके बारे में सबसे पहले मैं जानूंगी कि बचपन का सलमान भट्ट कैसा था? कोई क्रिकेट के अलावा भी शौक थे कि क्रिकेट में आना कोई इत्तेफाक हो गया आपके लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बहुत सारी स्पोर्ट्स में खेलता था शौक से। टेबल टेनिस भी खेली, फुटबॉल भी खेली, स्कूल में हॉकी भी खेली और जहाँ जहाँ मौका मिलता था बास्केटबॉल भी खेलते रहते थे। सो मल्टी स्पोर्ट खेली शुरू से। और क्रिकेट जो है वो मुझे शौक था बचपन से कि एज अ करियर टेकअप करूं। बाकी तो स्पोर्ट्स का कोई इतना क्रेज़ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं उसको खेलता था अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट या ब्रेक्स में या जब गेम्स का पीरियड होता था। लेकिन जो क्रिकेट थी इसको सीरियसली खेलता था शुरू से और शुरू से ये ख्वाहिश थी कि इसमें मेरा करियर बने। क्रिकेट का जुनून तो शुरू से हर बच्चे में था, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन फुटबॉल, बास्केटबॉल की तरफ जा रही है। और देखिए, पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर नहीं है किसी और गेम का, अनफॉर्चुनेटली, जो कि होना चाहिए। तमाम बच्चों का और लोगों का ये हक है कि बाकी स्पोर्ट्स जिनको वो खेलना चाहते हैं उसमें भी उनका करियर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो आपको जो नज़र आते हैं वो बच्चों का रुझान वो फिर उसी स्पोर्ट की तरफ नज़र आता है जिसमें फ्यूचर है, जिसमें वो कल को बड़े स्टार बन सकते हैं या एक अच्छी लाइफ अपने लिए बना सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में ये है ऐसा, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल ये है कि जो क्रिकेट में फिर इसी वजह से आपको लगता है कि हर बंदा ही क्रिकेट की तरफ जा रहा है। ऐसा है। अच्छा, कोचिंग के साइड में आप कैसे आए? इतने गैप के बाद आपने ये फील्ड ज्वाइन की कि मैं कोचिंग में जाऊं और अपनी यंग जनरेशन को आगे लेके जाऊं इस गेम में। देखिए, कोचिंग तो एक एस्पेक्ट है। मैं खाली कोचिंग तो नहीं करता, मैं तो कमेंट्री भी करता हूं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एज डायरेक्टर भी देख रहा हूं और क्रिकेट किस तरह कराई जाएगी, उसकी पाथवे कैसी होगी, उस पर किस तरह की टीचिंग होगी बच्चों की। बच्चों को जो आपने डाउनलोड करनी है ना क्रिकेट, उनमें मेंटली वो किस टाइप की होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ GIC में, वन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में। और इसके अलावा
कमेंट्री इंटरनेशनल भी अभी की है जी और साथ में कोचिंग के लेवल्स, जब आप क्रिकेट खेले हैं तो कोचिंग उसका एक एस्पेक्ट है, यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो बेसिकली आपको बेसिक्स रिवाइज करने होते हैं, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और फिर आपको ये आर्ट, इसका असल कोचिंग कोर्सेज में नहीं है, इसका असल आर्ट ये है कि किस से क्या बात किस वक्त करनी है। अच्छा, तो ओपनिंग में अगर जैसे देखा जाए कि आपकी जो ओपनिंग थी ना, जैसे कि आप स्टार्ट करते थे मैच, उस तरह की ओपनिंग अभी तक मैंने नहीं देखी। देखिए आज के ओपनर्स भी, अगर हम T20, क्योंकि अब ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, तो बाबर और रिजवान की बड़ी सक्सेसफुल जोड़ी है। लेकिन पहले अगर बात करें तो सईद भाई और आमिर सुहेल को मैं देखता था जब मैं छोटा था, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह मैं भी पाकिस्तान के लिए खेलूं। तो अल्लाह ताला ने वो मेरी मदद की और मुझे वहाँ तक पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि आपकी और बहुत सारे लोग यही बात करते हैं, लेकिन आई हम्बली से कि ऐसा बिल्कुल मैं नहीं समझता, बिकॉज मैं समझता हूँ कि सईद भाई से अच्छा कोई प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेला नहीं। प्लेयर्स नो डाउट हमें अच्छे से अच्छे भी मिल रहे हैं, बॉलर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ बहुत फील होती है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच में। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारा रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया और जो लेटली रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज हम लोग जब बड़े हुए हैं तो वी वर यूज्ड टू विनिंग मोस्टली। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ऐसा है कि वी हैवंट वन मोस्टली, ज़्यादा वो जीते हैं। तो ये चीज़ हर पाकिस्तानी को देख के तो उसका दिल करता है कि यार ये पहले वाले जो तरीका उस तरह क्यों नहीं हो रहा, वैसा रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आई थिंक कि कुछ तो उन्होंने बहुत अपने काम को बेहतर किया, उन्होंने उसमें बहुत प्रोग्रेस की है और हम खासा नीचे गए, तो वो चीज़ें हमें दूर करने की जरूरत है। ग्रोथ की बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान की ग्रोथ की बात की जाए तो पाकिस्तान ने उस लेवल का भी काम नहीं किया, और जैसे इंडिया ने आइकन्स प्रेजेंट किए हैं, पाकिस्तान में उसका नंबर तो बहुत कम है। बनाने ही नहीं आते आइकॉन्स। यू डू नॉट नो, बाय यू आई मीन अस, हम सबको, हमें नहीं मालूम बिल्कुल एक जनरली हमने एस्पेक्ट किस तरह अपने लोगों की इज्जत बनानी है, किस तरह अपने लोगों को बैकअप देना है, किस तरह उनके पीछे खड़े होना है, और किन मामलात पे हमने देखना है कि हमारे लोग होने चाहिए, और जो हमारी ग्रास रूट्स हैं, जो हमारे पाथवे है जहाँ से बच्चा बड़ा होता है, एनवायरनमेंट जो उसका कल्चर है, वो बिल्टअप नहीं करता, वो पूरी कोशिश करता है उसको नीचे गिराने की। हर किसी की कोशिश होती है, एक की कोशिश होती है दूसरों को टांग पकड़ के नीचे खींचा जाए और खुद आगे आया जाए। बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो जब लोगों को बड़ा करना है, बड़ा बनाना है और उनके ग्लोरीफाई करना है, लेकिन ग्लोरीफाई खाली ग्लोरीफाई नहीं करना, उनको इस काबिल भी करना है कि ग्लोरीफाई किया जाए, तो वो काम हमारे यहाँ पे उस नौयत से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। और उसमें जितनी भी कामयाब या डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके रिच हिस्ट्रीज हैं, वो उनका तर्ज अमल फ़र्क है और हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐसे भी देखा जाता है कि जितना उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनको सपोर्ट मिलता है, उतना अभी तक यहाँ पे नहीं है। देखिए स्पॉन्सरशिप का होना ना होना आप दो चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। एक तो आपके इकोनॉमिक कंडीशंस, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फिर आपकी नेशनल कॉज में स्पेंडिंग। तो आई थिंक हमारे लोगों के देखने का जाविया 99% इकोनॉमिक कंडीशन है, नेशनल कॉज को नहीं देखते। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर शायद उनकी कंपनीज को आउटराइट उतने फ़ायदे ना हो रहे हों, लेकिन वो नेशनल कॉज में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है या जो बड़ा बंदा है या जिसको अल्लाह ने बहुत सारी इस्तात दी है, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो कॉज में स्पेंडिंग करते हैं। ज़्यादातर अपनी प्रोग्रेशन में, अपने आप को वसी तर करने में लगे रहते हैं, और उनको देखकर लगता है ऐसे है कि उनका प्लान है कि दुनिया से उन्होंने जाना नहीं। तो अनफॉर्चुनेट है, ये समझ की बात है अपनी, और ग्रोथ हमेशा कलेक्टिव होती है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि आप अकेले ही सारी ग्रोथ कर लेंगे, तो वो दुनिया जब से बनी आज तक देख ले, तो जो इस तरफ गया है वो फिर गया ही है, उससे हुआ कुछ नहीं। कुछ अर्सा पहले देखा गया कि आपको सिलेक्टर के तौर पे चूज किया गया, उसके बाद आपको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सिलेक्टर की ऑफर थी, मैंने कंसल्टेंसी चूज की थी। कंसल्टेंट आप तब भी हो सकते हैं जब आप अपना काम कर रहे हो, तो आप किसी से कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो कंसल्टेंट टू सिलेक्टर था,
अच्छा, कंसल्टेंट टू चीफ सिलेक्टर। ठीक है। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि मैं कमेंट्री करता हूँ तो मैं तमाम मैचेस देखता हूँ और तमाम अपने यंगस्टर्स को जानता हूँ और पूरी की पूरी जो डोमेस्टिक का सेटअप है वो किस तरह ऑपरेट कर रहा है, उसमें कौन अच्छा कर रहा है, कहाँ पे क्या होना चाहिए. So being a player who has played international cricket for so many years and having all that experience and also watching ball to ball, तो I was one of those people जिसको तकरीबन ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए. और इसी की बेस पर मुझे कंसल्टेंसी की ऑफ़र की थी. पहले सिलेक्टर की भी की, जो कि ऑब्वियसली मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मैं एंगेज था टीवी से, मैं एंगेज था इंस्टीट्यूट के साथ और मेरे अपनी चीज़ें, मैंने सिंगापुर का भी मैं हेड कोच था तो वहाँ भी कंसल्टेंट हेड कोच था क्योंकि मैं अपने एग्जिस्टिंग काम नहीं छोड़ता जी. तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं एज कंसल्टेंट जाऊँगा. जो काम मैं फुल फ्लैज तरीके से करता हूँ वो गनी इंस्टीट्यूट में मैं डायरेक्टर क्रिकेट हूँ और उसके साथ साथ मैं टेलीविजन पे एनालिस्ट हूँ. ठीक है. इसके अलावा मैं जहाँ भी कहीं जाऊँगा तो उसकी कंसल्टेंसी की जॉब करूँगा अनलेस कि मैं अपने कामों को छोड़ के फुल टाइम ले. तो लेकिन उसके हवाले से इतनी मीडिया में बातचीत चल रही थी कि शायद आपको लिया नहीं, शायद आपको ये डर था कि रिप्लेस कर दिया जाएगा. मीडिया हमारा जो है बहुत वाइब्रेंट है, खबर को पकड़ता है तो आसमान तक ले जाता है, लेकिन एक चीज वो लैक करते हैं कि वो खबर की डेप्थ में नहीं जाते. वो एक्चुअल ग्राउंड को नहीं जाके देखते कि ये बात हुई क्या थी. आई वॉज नेवर ए सिलेक्टर, I was always a consultant. Unfortunately, किसी ने इस बात को किया ही नहीं अभी तक. मीडिया ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया और मुझे लगता है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उस चीज़ को भी उतना फोकस नहीं किया गया. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा. I do not do this for media. ये काम मैं अपने लिए करता हूँ क्योंकि मैंने काम करना है और उन लोगों के लिए करता हूँ जिनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि वो बेहतर प्लेयर बने, उनकी लाइफ में फ़र्क पड़े, पाकिस्तान को कोई मटेरियल मिले. उससे मीडिया कवर करता है नहीं करता डज नॉट गिव मी एनीथिंग. मीडिया मुझे वो नाम नहीं दे सकता जो अल्लाह ने मुझे दे दिया और ना वो मेरे से ले सकता. बेशक. ठीक है ना उन्होंने मुझे दिया था. ठीक है. वो कहते हैं, अगर मीडिया वाले कई लोग होते हैं वो मासूम है, वो समझते हैं कि वो किसी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ने प्रमोट किया होता है उससे मीडिया प्रमोट होता है. वो मीडिया उसको प्रमोट नहीं करता. सो आई गेस के अपनी बात पहुंचाने का तरीका फ़र्क हो सकता है क्योंकि जो है खबरें उन्हीं लोगों की बनती है जिनको लोग जानते होते हैं. वरना मीडिया किसी आम बंदे की खबर बना दे. वो क्यों उन्हीं की खबरें बनाना चाहता है जिनको सब जानते हैं? तो यू विल फाइंड एन आंसर. बहरहाल मेरी ख्वाहिश ये है कि मीडिया जब किसी बात पे सवाल करे या खबर चलाए तो उस केस स्टडी को पूरा कर ले. केस स्टडी इनकी बहुत सारे मामलात में, बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिकल एंकर्स है ना, उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी केस स्टडी कोई नहीं होती और वो उस पर धड़ल्ले से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि शायद उनके हाथ से वो काम हो. वही चीज़ अब फोकस इस चीज़ पे किया जाता है कौन कितना आगे हो के बात करता है या बढ़ के ऊपर से बात करेगा, ना कि वो अपनी स्टडी को या फिर इन चीज़ मैचेस को ध्यान में रखते हुए बात करे. टैलेंट की यहाँ पाकिस्तान में कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को प्रमोट करने का भी नहीं यहाँ पे सिस्टम. यहाँ पर पाथवेज नहीं है, ना एजुकेशन के हैं प्रॉपर पाथवेज और ना ही खेलों के हैं. ऑल्दो के कागजों में शायद सिस्टम सारा मौजूद हो लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है. अच्छा, क्रिकेट में फेवरेटिज्म बहुत कॉमन है, आप इस चीज़ से तो इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ग्रास रूट्स पे पाकिस्तान टीम में पहुंचने तक और वहाँ पर भी एट टाइम्स फेवर्स होती हैं. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जितनी मर्जी किसी को फेवर दे दें, जब कोई दुनिया के सामने कैमरे के सामने जाके खेलता है तो फिर वहां से उसकी परफॉर्मेंस ही उसको कैरी करती है. और अगर वो नहीं करता तो एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होता है और वो आप सरवाइव नहीं कर सकते उस पोजीशन पे ज़्यादा देर अगर आप प्लेयर नहीं हैं. सो होता है इन केसेस किसी को स्लाइट एडवांटेज दे दिया जाता है और ब्लेटेंट भी एट टाइम्स किसी लेवल पे दिया जाता है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे पहुंचते हैं ना तो एक्सपोज हो जाते हैं. ऐसा है. तो फिर नताइज भी वो नहीं आते जिनके आप लोगों से वादा करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं. तो चीज़ें तो हैं. आपका फेवरेट कैप्टन कौन था या अब आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? देखिए बहुत सारे कैप्टन्स थे. स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के थे, बड़े शानदार कैप्टन थे जिनको मैं जब बड़ा हो रहा था तो जिनकी कैप्टनसी देख रहा था.
पाकिस्तान के वसीम अकरम थे कैप्टन उस वक्त, वसीम भाई से पहले सलीम मलिक साहब कैप्टन थे, वो टैक्टिकली बड़े शार्प थे, जावेद भाई, इमरान भाई तो खैर वर्ल्ड क्लास कैप्टन थे। इसी तरह आप देखें अगर तो हम जब मैंने क्रिकेट खेली तो इंजी भाई भी अच्छे कप्तान थे, टैक्टिकली वो शार्प। और उससे अगर बाहर निकले हम पाकिस्तान से तो स्टीव वॉ, बड़ी शानदार कैप्टनसी उन्होंने की, श्रीलंका के कप्तान बड़े अच्छे थे। तो डिफरेंट लोगों से बहुत सारी कैप्टनसी असल में है क्या, टीम मैनेजमेंट कोई सेट नंबर ऑफ रूल्स का नाम नहीं है। कैप्टनसी है कि आप कितना स्मार्टली ऑपरेट करते हैं उन चीज़ों के साथ जो आपको अवेलेबल है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप कितना खूबी से इस्तेमाल करते हैं और उसमें अपनी पोजीशन को किस तरह बेहतर करते हैं। दैट इज़ लीडरशिप। कैप्टनसी एक छोटी चीज़ है, कप्तान शुड बी अ लीडर। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उसको भी बनाने का रिवाज नहीं है। हर बंदा वो बंदा लाना चाहता है जिसको वो अपने नीचे रख सके। और वो बाबर आजम को जब कैप्टनसी से निकाला गया, बहुत लोगों ने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा या कुछ देखा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो बेहतर जानते होंगे। बाबर को किसी ने नहीं निकाला, बाबर ने 3 साल 4 साल कप्तानी की पाकिस्तान, हर फॉर्मेट की। तो 4 सालों में अगर आपके पास रिजल्ट्स हो ना तो आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता। लोगों को मौका तब मिलता है जब आपके रिजल्ट्स ना हो। और इमरान खान को क्यों नहीं किसी ने हिलाया? केन विलियमसन को कोई क्यों नहीं हिलाता? बार बार टीम उनकी फाइनल में जाती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाती है, कंसिस्टेंटली जीतते हैं, ठीक है। तो विराट कोहली जैसे प्लेयर को उन्होंने हिलाया जब वो नई रिजल्ट्स आ रहे थे वर्ल्ड कप के, ऑल्दो कि वो इंडिया का बाहर के मुल्कों में सबसे ज्यादा जीतने वाला कप्तान है अवे सीरीज में, उसके ज्यादा इंडिया का कोई कप्तान आज तक नहीं जीता। हालांकि इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान जो आया है वो महेंद्र सिंह धोनी था। उन्होंने बहुत ज्यादा अरसा, सबसे ज्यादा अरसा उन्होंने गुजारा। उससे पहले उनके सौरव गंगुली बड़े बेहतरीन कप्तान थे, और उससे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत शानदार कप्तान। लेकिन सबने एक खासा टाइम गुजारा है जी। तो कंसिस्टेंसी, तो बाबर ने भी 3 साल गुजारे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने कप्तानों ने 3 साल गुजारे? तो उनका गिला शिकवा तो उस सेंस में नहीं बनता कि मौका नहीं था, और अभी फिर वो उन्हें मौका मिल गया है। तो अच्छी बात है, वो अपने आप को साबित करें। लेकिन मेरा ओपिनियन इसमें लोगों से डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि लीडर्स आर बोर्न, यू कैन नॉट क्रिएट लीडर्स। लेकिन आप जो पैदाइशी होता है ना, बजाय कि आप उसे डिस्कवर करें, आप उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं देते कि वो अपनी गलती से सीखे, वो फैसले करे और उसमें फिर ऑब्जर्व करे कि क्या ठीक था, क्या और बेहतर हो सकता था, और कहाँ मेरे से गलती हुई। तो आप उस पर कोई बात छोड़ते ही नहीं, हर बार डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। जब आप डिक्टेट करते हैं तो आप किसी की ऑब्जर्वेशन को किल कर रहे होते हैं, किसी की इंटरनल से को किल कर रहे होते हैं, और वो वाले किलर्स हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। किलर्स ज़्यादा हैं तो सेवर्स कम है। हाँ। अच्छा, आईपीएल का आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उधर के आईपीएल और यहाँ के पीएसएल में आप कौन सा मेजर डिफरेंस देखते हैं? फाइनेंशियल डिफरेंस है, वो सिर्फ पीएसएल से नहीं है, उनका बाकी दुनिया की हर लीग से बहुत ज़्यादा फर्क है। और उनके बाद जो दुनिया में ज़्यादा पेमेंट वाली लीग्स हैं वो भी उन्हीं की ओन है, चाहे वो आईएलटी हो, चाहे वो मेजर लीग हो। जहाँ पे उन्होंने खरीदारी की हुई है टीमों की, वहाँ पे वो पैसे ज़्यादा देते हैं। पीएसएल एक बहुत अच्छी लीग है, पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइज होती है, और हर साल कुछ ना कुछ तरक्की देखते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन हमारी जो चीज़ हमें हर्ट करती है कि उससे अगली लीग आईपीएल होती है। तो बहुत सारे टॉप प्लेयर्स अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मिलना होता है उन्हें आईपीएल में, तो वो अपने आप को फिजिकली सेव करते हैं ना खेल के, कि हमारी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना खराब हो। ऐसा है, तो वो चीज़ हमें हर्ट करती है। और बाकी अगर ये कोई कहे कि जी पाकिस्तान को भी उतने पैसे देने चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर कंट्री। इकोनॉमी को बेहतर देखना है। जी बिल्कुल। तो वो एक अनरीजनेबल डिमांड है किसी भी और लीग से, क्योंकि वो मुकाबला ही कोई नहीं है ना इकोनॉमिक। अभी इकोनॉमिक टर्म्स पे तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ आवर लीग। इट इज़ अ वेरी गुड लीग। वहाँ पे लोगों के पैसे कोई नहीं मारता, उनकी पेमेंट्स डिले नहीं होती। ये दुनिया में 1-2-3 लीगों के अलावा हर जगह पेमेंट्स के मसाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं टाइम टू टाइम। पीएसएल का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है इसमें,
कि जो प्रॉमिस करते हैं वो अपफ्रंट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बॉलर्स की अब खासी हमें कमी फील हो रही है कि अच्छे बैट्समैन तो मिल जाते हैं, अच्छे बॉलर्स नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं अच्छे बैट्समैन, हमें भी बता दें, हम तो ढूंढ ही रहे हैं। सिवाय ऊपर वाले 2-3 के मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो स्ट्रगल कर रहा है कि कभी आजम को खिलाते हैं, कभी इफ्तिखार को खिलाते हैं, कभी ओपनर को बीच में भेजते हैं। क्रिकेटर्स की क्वालिटी का जो फुकदान आया है वो इस वजह से आया है कि हमारी तमाम की तमाम जो पाथवेज हैं जहाँ पर बच्चे प्लेयर बनते हैं, चाहे वो क्लब्स हों, स्कूल्स हों, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले जितनी भी क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा 99% लोग T20 खेलते हैं। उसमें आप प्लेयर नहीं बना सकते। प्लेयर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लंबी क्रिकेट, 3 डे 4 डे और मिनिमम 50 ओवर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्कूल है तो एक दिन का स्पोर्ट्स डे, फीस सारा साल स्पोर्ट्स की लेगा हर माँ बाप से, लेकिन एक दिन में वो सारा स्पोर्ट्स डे करा देगा। और वो भी सारा का सारा एक प्ले एक्ट शो होती है, एक्चुअल उसमें स्पोर्ट का कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत जिम्नास्टिक दिखाते हैं उल्टी सीधी, उसमें अगर किसी की कोऑर्डिनेशन अच्छी हो तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। एथलीट नहीं बनाते वो लोगों को। पक्के घरों में स्कूल बनाए हुए, ग्राउंड है नहीं उनके पास, फीसें चार्ज कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट पूछती है कि स्पोर्ट्स की पॉलिसी किधर है, ना उनको इंटरेस्ट है। और स्कूल तो आपके स्कूल और अस्पताल सारे मनी मेकिंग स्कीम्स हैं, वो कोई खिदमत तो नहीं कर रहे किसी की। वो तो अपने बिजनेस में उन्हें लोगों को पढ़ाना पड़ता है, वरना अगर वो इनका हो कोई ऐसा तरीका के बगैर पढ़ाए आगे निकल जाएं तो शायद वो निकल जाएं। तो मनी मेकिंग स्कीम्स हैं, आपका हॉस्पिटल भी प्राइवेट जितना है और आपके स्कूल्स भी। अच्छा, ये गनी स्टेडियम में आप करियर प्लान किस तरह देते हैं एक बच्चे को? देखिए, करियर प्लान जो है वो इधर आता है एक क्रिकेटर बनने। तो सबसे पहले तो ऑनेस्टली देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड के जिधर जितने बच्चे आ जाएं वो इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोगों के जहन से ये बात निकालते हैं कि इधर आने का मकसद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान खेल जाएंगे। इधर आपका बच्चा आता है क्रिकेट को सीखने, न्यूट्रिशन को सीखने, अपनी बॉडी को समझने, ट्रेनिंग को अपनी समझने जो उसको सूट करती है, अपने रोल को आइडेंटिफाई करने और जो वो होता है उससे कॉन्स्टेंटली बेहतर होने। क्रिकेट कैसे आपने खेलनी है कि आप जो भी काम करते हैं हर लेवल पे आप उसमें अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आप खुद ब खुद सिलेक्ट होते चले जाएंगे। गनी इंस्टीट्यूट किसी को सिलेक्ट नहीं करवाता, वो प्लेयर को तैयार करता है और प्लेयर फिर आगे अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे आगे जाता है। तो अगर कोई इधर ये सोच समझ के आना चाहता है कि किसी ने आते साथ ही कोई आगे लिफ्ट है जिसमें वो चढ़ के ऊपर पाकिस्तान की टीम में पहुंच जाएगा, तो ऐसा प्रॉमिस हम किसी से नहीं करते। हम बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बात करते हैं, लेकिन हमारे कोचेस क्वालिफाइड है, हमारे ट्रेनर्स क्वालिफाइड है, हम न्यूट्रिशन जो इनको बताते हैं वो बंदा क्वालिफाइड है, डिसिप्लिन की बात होती है। हमारा ग्रेड 1 में टीम खेली, 3rd पोजीशन पे फिनिश किया पहले साल, कल सेमीफाइनल खेले हैं 1 डेज का पहले साल में। ग्रेड 2 की टीम है, एक अपना पाथवे है, अपना रमज़ान का टूर्नामेंट है, टेलीवाइज्ड है। हमारे अंडर 10 के बच्चों से लेकर तमाम एज ग्रुप्स के मैच यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती हैं बिल्कुल, और उनके माँ बाप उन्हें हर जगह से देखते हैं। इनकी प्रैक्टिस सेशंस, इनकी टेक्निकल सेशंस रिकॉर्ड होते हैं। कितने बच्चे हैं जो रह जाते हैं आगे जाने में? होता है ना, आगे तो आपने जाना है 2-3 आगे जाएंगे, अगर 100 बच्चे हैं तो 2-3 आगे बढ़ सकते हैं। दे लर्न लाइफ, दे लर्न व्हाट स्कूल्स डोंट टीच देम। जब आप रोज कामयाब होते हैं और नाकाम होते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, तो आप प्लानिंग शुरू करते हैं कि मैंने बेहतर किस तरह होना है, मैंने आज नहीं हारना। ऐसे आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाना सीखते हैं, आप सेकंड्स में डिसीजन लेना सीखते हैं। मुझे बता दें, ये सारी बातें कोई स्कूल सिखाता हो, कोई कॉलेज सिखाता हो, ये बातें ये सिर्फ आपको खेलने सिखाती हैं। और ये खेलों का इंस्टीट्यूट है, ये क्रिकेट का इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारी पाकिस्तान में होंगी और ऐसी स्पोर्टिंग वेन्यूज होंगे जो डिफरेंट तरीकों से यही खिदमत मुल्क के लोगों की कर रहे हैं। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन की खुदकुशी का कितना रेट है खुदा न खास्ता दुनिया में, और स्टूडेंट्स का कितना रेट है, ज़रा ये एनालिसिस करके दुनिया में आप देख लें। तो जो लोग अपने आप को डेली मेंटली फिजिकली चैलेंज करते हैं, सर्दी धूप में परफॉर्म करना सीखते हैं, उनकी लाइफ गुजारने में, डिसीजन लेने में बड़ी आसानियां हैं और वो अपने हाथ कई लोगों को संभाल लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ लिख जाए, सारी डिग्री कर जाए और
25-30 साल की उम्र में उसे मोटी ऐनक लगी हो, शोल्डर उसके आगे गिरे हो, सीधा खड़ा होने से वो आवाज़ार हो, थोड़ा सा चल के वो उसको सांस चढ़ जाए। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का और ऐसी इंटेलिजेंस का हमने क्या करना है कि जो 30 साल पढ़ने में रख गए और 10 साल बाद वैसे ही फारिग हो जाएगा। तो दुनिया के जितने भी टॉप कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में सुपर पावर्स हैं, वो उनका ओलंपिक टेबल पे आप उनकी स्टैंडिंग देखेंगे वो किधर खड़े हुए। तो जो स्पोर्ट में बड़े बड़े मुल्क इन्वेस्ट करते हैं वो पागल नहीं है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। हमारा क्योंकि विजन ही कोई नहीं है, हमारा प्लान ही कोई नहीं है। तो जब आपका कोई प्लान नहीं होता ना, तो आपका एक प्लान होता है, वो होता है फेल होने का। अच्छा। और वो आप कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कितनी देर तक, बचपन में भी कितने टाइम तक हम यही समझते थे कि शायद क्रिकेट ही हमारा नेशनल गेम है। हमें बहुत देर बाद समझ आई थी कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है। अभी तक उसको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही, मुझे लगता है क्लब्स भी उसके इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। जब हॉकी के स्टार्स को कोई पहचानेगा ही नहीं, जब हॉकी टेलीवाइज ही नहीं होगी, जब आपकी हॉकी के स्टार्स को कोई अच्छी जिंदगी गुजारते देखेगा ही नहीं, जब उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, उनके पास रहने के वसाइल, अच्छा घर नहीं होगा, एक डिसेंट गाड़ी नहीं होगी, वो लाइफ में चेंज नहीं उनकी आएगा, पेरेंट्स में उनकी चेंज नहीं आएगा, तो कौन जाएगा हॉकी खेल? ऐसे है, कौन जाएगा? मुझे बताएं। हॉकी वाले बेचारे कभी के वो कोई उन्हें ग्रांट दे रहा होता है, कभी उन्हें कोई ग्रांट दे रहा होता है, कभी उन्हें कोई एक मल्टीनेशनल स्पॉन्सर करती है, कभी कोई हाउसिंग सोसाइटी उन्हें स्पॉन्सर करती है। तो उनको हम देते क्या है जो उनसे हम तकाजे करते हैं? जब पहले देते थे, उन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीते, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीते। हॉकी के प्लेयर का तो कोई कसूर ही नहीं है, कसूर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का है, जो आज तक यही नहीं कर सकी कि अच्छे बड़े स्कूलों का कोई टूर्नामेंट करा दे, उनकी कोई लीग करा दे, को पता चले कोई साल में कोई 2-2.5 करोड़ रुपया कमाता है हॉकी का प्लेयर, तो देखे कैसे नहीं माँ बाप भेजते हॉकियां पकड़ा के बच्चों को ग्राउंड में। किसी को मालूम है कि हॉकी कितने की है, एक अच्छी हॉकी? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं तो पता ना। एक अच्छी हॉकी 600-700 यूरो की है या डॉलर्स की है, अच्छी हॉकी। और एक गोलकीपर के जो इक्विपमेंट है वो लाखों में है। तो एक महंगी स्पोर्ट है, इसके लिए एस्ट्रोटर्फ, करोड़ों की एस्ट्रोटर्फ बेचती है जिसके ऊपर ये खेली जाती है, और उसके ऊपर भागने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए। ताकत के लिए आपने जिम करना है, जब जिम करना है तो फिर आपने साथ खुराक खानी है, तो प्रोटीन्स खाने हैं। तो ये सब चीजें तो नहीं ना, ये पैसों के बगैर काम कैसे होंगे? तो पैसे उन्हें जब कोई देगा नहीं तो तकाजे कैसे? उन पे जुल्म ना करें, उनको डिफेम ना करें, वो तो बेचारे जो मिलता है उसमें कोशिश कर देते हैं, लेकिन जिनसे उनका मुकाबला है उन्हें ये सारी चीजें मुयस्सर है। तो जब हम देते ही कुछ हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप लाए या फिर टू बी फेयर टू देम, उनके साथ ज्यादती अगर आप उनसे ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन में एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि एटीट्यूड को ईगो में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लफ्ज के अपने मीनिंग है और अपना कॉन्टेक्स्ट है। एक मुसलमान का एटीट्यूड होना जरूरी है। एटीट्यूड डज नॉट मीन कि वो शोखा हो, एटीट्यूड डज नॉट मीन कि वो डाउन टू अर्थ ना हो और वो हम्बल ना हो, लेकिन he should learn to say no where necessary. He should learn to stand up for what is right. ठीक है, and he should be able कि वो जहाँ पर देखे कोई चीज़ गलत हो रही है तो अपने हाथ से सही करे, वो नहीं कर सकता तो अपनी जुबान से करे, वो नहीं कर सकता तो तीसरा दर्जा जो आजकल सारे मुल्क का दर्जा है, दिल में बुरा कही जाना है, उसी के साथ चली भी जाना। तो क्या कह सकते हैं सिवाय अनफॉर्चुनेट के कि हमें सब लोगों को सब चीज़ें पता है, लेकिन कितने लोग इसको करना चाहते हैं? कितने लोग वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव बने? कितने लोग हैं जो वाकई बांट के खाना खाने को तैयार हैं कि चलो आज कोई भूखा ना सोए? कितने लोग हैं? हर बंदा तो अपना घर, अपना बैलेंस, बाहर के मुल्क में अपनी जायदाद, बाहर के मुल्क में अपना अकाउंट, बच्चे पैदा करने लोग बाहर चले जाते हैं तक कि उनके, हमारे कई जानने वाले हैं फैमिलीज के अंदर, बहुत सारे लोग जिसको मौका मिलता है कि वो बाहर का पासपोर्ट ले ले, वो चला जाता है। तो इफ आवर कंट्री वाज वेलकमिंग फॉर ऑल एंड वाज ऑन द राइट पाथ, व्हाई वुड पीपल डू दैट? क्यों जाएंगे वो? क्यों नहीं सोचते हम लोग ये सारी चीजें? नहीं, हर कोई यही सोचता है एक बंदे के बदलने से क्या होगा, एक बंदे के बदलने से वो खुद बदलेगा। तो इतनी जिम्मेदारी है सबकी।
दूसरे का तो पूछना ही नहीं मेरे से किसी ने, मेरे से पहले तो मेरा पूछना है। ठीक है ना। तो जब मैं चेंज हो जाऊंगा तो साथ वाला भी देख रहा होगा, तो थोड़ा बहुत उसको भी असर होगा, थोड़ा बहुत लेफ्ट वाले को भी, राइट वाले को भी होगा, किसी अगले को, पिछले को होगा। तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं। आप अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन आपके कहने में वजन तब आता है जब आप वो खुद कर रहे हो। जब आपने सिर्फ कही जानी है और खुद दूसरी तरफ चलना है, तो फिर वो कहेगा कि ये तो सिर्फ बोलता रहता है, करता तो नहीं है। तो खुद करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर साथ वाले को भी कहें, फिर उसको भी असर होने का चांस है। हंसी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है आपकी। अच्छा, एक रैपिड फायर में आपसे सवाल करना चाहूँगी, बाबर आजम या विराट कोहली? जो प्रैक्टिकल होगा वो कहेगा विराट कोहली, और जो सिर्फ अपने ऐसे कंट्री का नारा मारेगा वो कह देगा बाबर आजम। ये कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं होता। एक बंदे की 100 सेंचुरियां आने वाली हैं, एक लड़का जो है अभी वो तो इसी में फंसा हुआ है कि किसी तरह मेरी टीम जीत जाए। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि एग्जैक्टली उसके बंदे ही नहीं पूरे हो रहे एग्जैक्ट जो वो चाह रहा है। सो देयर इज नो कंपैरिजन। बाबर या रिजवान? ऑफ कोर्स उनकी दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। बाबर एज अ बैटर एंड रिजवान एज अ कीपर बैटर। तो बाबर स्टैंड आउट करता है पाकिस्तान में। बाबर जैसा कोई प्लेयर नहीं पाकिस्तान में। देयर इज नो कंपैरिजन। वो वही जो कोहली बाबर का है ना, वही बाबर और बाकियों का हिसाब है। सही। और शहीन या बुमराह? बुमराह। शोएब अख्तर या शॉन टीट? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर का कोई कंपैरिजन नहीं दुनिया के किसी फास्ट बॉलर के साथ। जितने भी तेज गुजरे हैं ना, शोएब भाई जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। उनसे पहले भी तेजों में उन जैसा कोई नहीं आया। हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी उन्होंने भी अपना क्रिकेट करियर को बाय बाय कर दिया कि मैं अब गेम्स नहीं खेलूंगा। उनको चाहिए था, हमें उनकी जरूरत थी, मुझे लगता है टीम। मेरी बात सुनिए, ये समझने की बात है। फरारी और टोयोटा करोला, इनकी माइलेज में फर्क होता है। फरारी होती है वीकेंड कार और करोला होती है एट इट्स लाइक अ वर्क हॉर्स कि सारा दिन इतने काम करो, अनु पिंड च ले जाओ, अनु कच्चे ते ला लो, जो मर्जी कर लो। लेकिन वो जो करती है, जिस स्पीड पे, जिस लेवल का वो काम करती है, अपना एक स्पेसिफिक, उस जैसी कोई चीज मशीन नहीं होती। सो ये वही कंपैरिजन है। जब कोई 150 पे बॉलिंग करता है तो वो सारा दिन बॉलिंग नहीं कर सकता 150 पे। उसका एक छोटा छोटा सर्टन स्पेल होता है, लेकिन वो मैच विनिंग स्पेल होता है। तो जब हम कंपैरिजन्स ड्रॉ करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, तो उसके पीछे जो एलिमेंट होता है या वो इंडिया पाकिस्तान होता है मेजर, ठीक है, और या फिर ये होता है कि बस अपनी चीज को ग्लोरीफाई करना। जबकि ट्रू सेंस में दो बराबर की चीजों का होना चाहिए। माशाल्लाह। आप बच्चे कितने होंगे आपके? 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा, वो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ जी, पढ़ रहे हैं, साथ खेलते भी हैं, इधर ही खेलते हैं वो। और बड़ा बेटा मेरा अंडर 16 खेला है, वो स्कॉलरशिप पे है पाकिस्तान के 30 लड़कों में जो पीसीबी के प्रोग्राम में है, 100 बॉयज के। और छोटा बेटा जो है वो अंडर 13 के 30 में। तो आप दूसरी शादी का शौक रखते हैं? नहीं, क्योंकि आजकल ये हादसा ट्रेंडिंग जाता है कि इस बारे में तो बात होती है। देखिए, एक शौक रखना और फिर उसको पूरी डेप्थ में उसकी डिमांड्स को देखना, तो मेरा नहीं ख्याल। ये बंदा ये ऐसे ही है कि जैसे पास से कोई किसी बहुत बड़े महल के आगे से गुजरे हैं और आपका दिल करे यार ये मेरा होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें कि आपको जो उसकी मेंटेनेंस करनी है या उसको जिसका रखना है या वो किस तरह होगा, तो कैन यू फुलफिल ऑल दैट? सो आई थिंक कि एट द मोमेंट नहीं कोई ऐसी चीज जो है ना, यंग एज में लोग करते हैं ये बातें या बाद में भी करते हैं, इस तरह की सोच आती है। ऐसी बात तो नहीं कि सोच नहीं आती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फॉर मी इट्स अ गुड आइडिया। आप प्रैक्टिकल माइंड के मुझे लगते हैं कि हासी चीज सोच के उसको समझ के एनालाइज करते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। हर ख्वाहिश और किसी काम को करने की ख्वाहिश हो और एक्चुअली काम करना, ये तो दो डिफरेंट चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।